हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं दोस्त मेरे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। मैं के शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को वोड फॉर बिहार में। वोड फॉर बिहार आपके लिए एक टॉप सीरीज चालू करने जा रहा है। ये आज का हमारा सेकेंड लेक्चर होगा। कल का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं एक बार प्लीज उसे जरूर देखिएगा। उस लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी का जो सीरीज चालू किया हूँ उसका इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि क्लास 10th हिंदी का संपूर्ण कविताएं और कहानियां और उनके रचनाकार के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम गद्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि गद्य खंड में कुल 12 चैप्टर हैं, पद खंड में भी कुल 12 चैप्टर हैं। गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर होता है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिनके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और वहीं काव्यखंड का होता है, काव्यखंड का पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म, जिनके कवि हैं गुरु नानक देव जी। तो दोस्त मेरे आज का ये हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा जिसमें आपके क्लास 10th हिंदी की फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। वन शॉट में पूरा एक चैप्टर कवर किया जाएगा जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर बच्चों हेडिंग दे देता हूँ। क्लास 10 चैप्टर जो आपका फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कुछ उनके बारे में जो कुछ उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उनको पहले एक बार बोर्ड पर देख लेते हैं। उसके बाद हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिर अंत में क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो चलिए क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 हिंदी चैप्टर फर्स्ट। अब मैं चैप्टर नेम लिखूंगा। चैप्टर नेम है श्रम विभाजन श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिनके लेखक कौन है बच्चों? भीमराव अंबेडकर। जिनके लेखक कौन है मेरे भाई?
भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जिनके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर जी। आपका फर्स्ट चैप्टर सर्व विभाजन और जाति प्रथा, जिनके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो सॉरी दोस्त, मैं कल मार्केट नहीं गया था जिसके कारण बुक नहीं ले पाया। तो मैं आज का क्लास यानी कि आज का ये जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको फोन के माध्यम से ही चैप्टर को पढ़ाऊंगा, और अगली क्लास जब हम लेंगे तो उसमें मैं बुक जरूर रखूंगा। लेकिन हाँ, आप लोग अपने सामने बुक जरूर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इनके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को 1891। हम लोग हिंदी क्लास 10th हिंदी पढ़ रहे हैं, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, सर्व विभाजन और जाति प्रथा। इनके रचनाकार हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश में हुआ। महू मध्य प्रदेश में हुआ। जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने निम्नतम शिक्षा यानी कि विद्यालय तक तो शिक्षा अपने यहाँ से प्राप्त की, महू मध्य प्रदेश के ही स्कूलों से प्राप्त की। उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका। किसके प्रोत्साहन पर गए? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर इन्होंने अपनी उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुए बच्चों? जन्म स्थान इनका महू मध्य प्रदेश है। एक दलित परिवार में जन्म हुआ इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ। मानव मुक्ति के प्रोधक बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन में
उच्चतर शिक्षा के लिए इन्होंने न्यूयॉर्क गए। फिर न्यूयॉर्क से बैरिस्टर की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई करने हेतु इन्होंने ये लंदन चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याकार बनकर उठे। यानी कि इन्होंने बच्चों किन किन चीज़ों में उपलब्धियां हासिल की? इन्होंने उपलब्धियां हासिल की इतिहास मीमांसा में, विधिवेत्ता में यानी कि लॉयर में, एडवोकेट में, अर्थशास्त्री में, समाजशास्त्री में, शिक्षाविद में, धर्म दर्शन में इत्यादि में इन्होंने व्याख्या बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश यानी कि अपने देश में उन्होंने कुछ समय के लिए वकालत भी की। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों और मानवीय अधिकारों व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति, उनके चिंतन व रचनात्मक के उनके जीवन में बच्चों तीन प्रेरक व्यक्ति रहे। तीन प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से? तीन प्रेरक व्यक्ति। भाई मेरे, उनके जीवन में तीन प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन? पहला तो बुद्ध। पहला कौन थे? बुद्ध। ठीक। दूसरा कौन थे? कबीर। बुद्ध के बाद कबीर। और तीसरा व्यक्ति था ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। ये तीनों व्यक्ति उनके जीवन में क्या किए? चिंतन व रचनात्मक की दृष्टिकोण से। चिंतन व रचनात्मक की दृष्टिकोण मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति को देखकर आप जो चिंतन मनन करते हैं, किसी व्यक्ति को देखकर जो आपका आइडियल होता है, जिनको आप फॉलो करते हैं, वही होता है। ठीक। तो चिंतन व रचनात्मक दृष्टिकोण से, चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले रहे। भारत के संविधान निर्माता में इनकी महती भूमिका रहे। ये बात तो जानते ही हैं, भारत का संविधान निर्माता इन्हें माना जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को महती भूमिका रही है और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु, भाई मेरे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिल्ली में 1956 में हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिल्ली में 1956 में हुआ। 1956 में कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में हुआ बच्चों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में हो गए। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी व इनकी प्रमुख रचनाएं व भाषण भी हैं। बाबा साहब की प्रमुख रचनाएं व भाषण, बहुत सारे प्रमुख रचनाएं भी हैं इनके
और भाषण के। तो चलिए एक एक करके मैं पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन उससे पहले इसे मैं मिटा रहा हूँ टोटल को। पहले एक बार फिर से देख लीजिए। आज का जो हमारा क्लास है मेनली क्लास 10th हिंदी की क्लास है। चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर हमारा सर्व विभाजन और जाति प्रथा आता है, जिनके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, जन्म स्थान मऊ मध्य प्रदेश में। इन्होंने निम्नतर शिक्षा अपने मऊ मध्य प्रदेश से ही की, लेकिन उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन में गए। फिर वहाँ से यूएसए से ये लंदन की ओर रवाना हुए, जहाँ इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की। बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के तीन मुख्य व्यक्ति रहे हैं, तीन प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हो गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक मैं आशा करूँगा यहाँ तक आप सभी को याद हो चुका होगा। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और इनकी जो प्रमुख प्रमुख कृतियाँ हैं उनके बारे में मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखता हूँ। चूँकि प्रमुख रचनाएं एवं भाषण, प्रमुख रचनाएं एवं भाषण, इनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। सबसे पहला इनकी प्रमुख रचना द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, ये बाबा साहब की प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें पहला है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा है देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म। तीसरा आता है बाबा साहब की तीसरी रचनाएं हैं जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। चौथा रचनाएं हैं, चौथा है द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स। पांचवा है हु आर दे, हु आर दे, हु आर दे।
इनकी प्रमुख रचनाओं में पहला रचना है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा देयर मैकेनिज्म, तीसरा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, चौथा द अनटचेबल्स, पांचवा हु आर दे। अब इधर आइए, इनकी छठा रचना है हु आर शूद्रांश। हु आर शूद्रांश। सातवां रचना है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्धा एंड हिज धम्म। थॉट्स एंड ऑन thoughts on linguistic thoughts and states। थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट। तो भाई रचनाओं में पहला था कास्ट इन इंडिया, दूसरा देयर मैकेनिज्म, तीसरा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, चौथा द अनटचेबल्स, पांचवा हु आर दे, छठा हु आर शूद्राज, सातवां बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, आठवां बुद्ध एंड हिज धम्मा, नौवां थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट। और भी हैं दो तीन, मैं बोल रहा हूँ। थॉट्स दो, वीमेंस, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। उसके बाद है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनके सबसे प्रमुख भाषणों में से एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनके सबसे प्रमुख भाषणों में से एक क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सबसे प्रमुख भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। हिंदी में बाबा साहब की जितनी भी कृतियां हैं भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जातीय भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब होता है जातीय भेद का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इंग्लिश है जिसका हिंदी रूपांतरण ललित सिंह यादव द्वारा किया गया। हिंदी का अर्थ होता है जातीय भेद का उच्छेद। यहीं से ये लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोरर मंडल के वार्षिक सम्मेलन जो कि 1936 के अध्ययन, परंतु इसके क्रांतिकारी दृष्टिकोण से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण
सम्मेलन आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा तथा मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। जाति प्रथा की विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र में भावी नागरिकों के लिए वह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यानी कि ये संपूर्ण चैप्टर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संपूर्ण चैप्टर को मेनली दो बातों पर फोकस किया है। पहला श्रम विभाजन, दूसरा जाति। श्रम विभाजन, श्रम मतलब होता है वर्क यानी कि काम, विभाजन मतलब बंटवारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब काम होता है, विभाजन मतलब बंटवारा, विभाजित करना। और जाति प्रथा, जाति प्रथा आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि हमारे समाज में जाति प्रथा सदियों पुरानी प्रथा है, जो कि अभी तक वर्तमान समय तक चलते आ रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं श्रम के आधार पर जातियों का बंटवारा किया गया है। श्रम के आधार पर जातियों का क्या बंटवारा किया गया है, यानी कि काम के आधार पर जातियों का जो बंटवारा हुआ है, उनके बाबा साहब पक्षधर नहीं थे। तो चलिए अब चैप्टर की ओर रुख करते हुए पूरे चैप्टर का भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही है, जातिवाद की पोषकों की कोई कमी नहीं है। जातिवाद की पोषकों का क्या मतलब, यानी कि अपने जाति के लिए जातिवादी फैलाना, जातिवादी नफरती बढ़ाना। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न लोगों के स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह भी है कि वह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया। तो फर्स्ट पैराग्राफ का कहने का मतलब हुआ कि समाज में अभी भी जातिवादी पोषक मौजूद है। जातिवादी पोषक कुछ आधार पर इन्हें सही मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार भी कुछ आधार पर ये सही है, बट पूरी तरह से इसे सही नहीं माना जा सकता। लेकिन श्रम के आधार पर विभाजन के बाद अब श्रमिकों के आधार पर विभाजन होने लगा, यानी कि जो काम करने वाला बंदा है किस जाति से आता है उसके अकॉर्डिंग विभाजन हो रहा है, जो कि विश्व के समाज के दूसरे कहीं कोनों में मौजूद नहीं है सिवाय भारत के। सेकेंड पैराग्राफ कहता है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांतों के विपरीत जाति प्रथा का
दृष्टि सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे की दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। दूसरा स्टेप में कहते हैं बाबा साहब, इस सर्व विभाजन जाति प्रथा को यदि सर्व विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं। स्वाभाविक विभाजन करने का क्या मतलब? अभी भी वर्तमान समाज में भी कई ऐसे तबके हैं जिन्हें अपने मनपसंद की कर्म करने की छूट नहीं है, यानी कि जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं उन्हीं में उन्हें लगा दिया जाता है, चाहे उनका इंटरेस्ट उस काम में हो या ना हो, चाहे जैसे भी करे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं समाज को यदि पूर्ण विकास करना है तो ये अमानवीय घटनाएं को रोकना होगा। ये कहीं भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि व्यक्ति को उसके मन मुताबिक काम ना करके बल्कि उस पर जबरन कोई काम लादा जाए। तीसरा पैराग्राफ कहता है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पुनर्निर्धारण ही नहीं करेगी बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण या भूखे मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपने पेशे बदलने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पेशे चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उनकी पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। यह इस प्रकार पेशे परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। तीसरा पैराग्राफ में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं भारत में जो बेरोजगारी चरम पर है, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका एक अन्य कारण या एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि व्यक्ति को उसके मन मुताबिक पेशे का चुनाव नहीं होने देना। कोई भी व्यक्ति जो किसी अच्छे तकनीकों में कुशल है और उसे वह ना मिलकर अपने पारिवारिक यानी कि पैतृक पेशे का चुनाव जबरन कराया जाता है तो वह व्यक्ति कभी भी अपना और अपने समाज का कल्याण नहीं कर सकता है, अर्थात वह भूखे मरने के लिए विवश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उस कार्य में कुशल नहीं है और जिस कार्य में वह कुशल है उसमें उसे जाने की अनुमति नहीं है। फोर्थ पैराग्राफ है इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी श्रम विभाजन की दृष्टि थी भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से परिपूर्ण है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वच्छता पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य को व्यक्तिगत भावना व व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि और केवल विवशता से करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित कर टालो काम करने का कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक पेशा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय कर देता है। फोर्थ पैराग्राफ में बाबा साहब अम्बेडकर का कहने का भाव है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर वह जबरन कार्य लादा गया है, क्या वह कभी भी उस क्षेत्र में विकास कर सकता है? नहीं, कभी भी उस क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता है।
वह स्वाभाविक प्रेरणाओं से नहीं गया है, बल्कि उसे वह जबरन ढकेला गया है। यदि उस व्यक्ति की रुचि जिस फील्ड में है वह स्वेच्छा से उस फील्ड में जाता तो बेहतर अवश्य कर पाता। समाज में यह एक बहुत बड़ी बुराइयां हैं जो कि जाति प्रथा इन्हें जकड़ कर रखे हुए हैं। लास्ट और 5वां पैराग्राफ है, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा को आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हो तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहनी चाहिए। सामाजिक जीवन के मिश्रण की तरह भाईचारा का ही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। यानी कि पांचवा यानी कि लास्ट पैराग्राफ में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने जो जाति प्रथा की अवहेलना की, बुराइयां की, अब आप मुझसे यह पूछेंगे कि तो जाति प्रथा की यदि नहीं रहे तो समाज के लिए क्या सही? तो मैं ऐसा मानूंगा कि समाज के लिए भाईचारा, भ्रातृत्व ये सब ठीक है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग अपने स्वेच्छा के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता के साथ अपने काम को यानी कि अपनी रुचियों को और बढ़ा सके, जिसमें समाज बहुत ही अव्वल होगा। और लोकतंत्र का यह परिभाषा, लोकतंत्र मूलतः एक दिनचर्या के रूप में देखा जाए। तो बच्चों ये रहे आपके कुल 5 पैराग्राफ, जिसमें सर्व विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति प्रथा पर ना जोर देकर बल्कि व्यक्ति को उसके रुचि के अकॉर्डिंग काम मिलना चाहिए, इस पर जोर दिए हैं। मैं इसका पीडीएफ यदि आप लोग कहेंगे तो प्रोवाइड कर दूंगा बेहतरीन ढंग से। और आज का क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ भाई मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।